Hello everyone, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 8, Subject Social Science, Chapter 5, Natural Disaster. So, in my last video, we talk about what is natural disaster, and with that, we talk about earthquake as well as we understand about volcano and different type of volcanoes. So in this video we are going to study about tsunami and other natural disaster and their effect and how that occurs. तो आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आई होप कि आपको लास्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। कमेंट आपके काफ़ी अच्छे आते हैं, रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है। अगर कोई क्वेरी हो आपकी तो आप मुझे कभी भी टेक्स्ट कर सकते हो। तो हमें पता है कि भाई अर्थक्वेक कैसे आता है और वॉल्केनो इरप्शन कैसे होता है। अब हम बात करेंगे सुनामी के बारे में। अब यहाँ टी से स्पेलिंग चालू होता है पर प्रोनाउंसिएशन में टी साइलेंट है। सुनामी वैसे देखने जाए तो जापान का वर्ड है, जापान से ये निकला है, वहाँ पे बहुत सुनामी आते थे। पर लास्ट कुछ डिकेड्स की बात करें तो हमने भी, हमारे पास 7,000 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है। तो हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल जैसे रीजन और केरला जैसे रीजन में सुनामी काफ़ी बार आती है, काफ़ी उससे डिस्ट्रक्शन होता है। पर एक्चुअली में अब आज हम जानेंगे कि ये सुनामी आती कैसे है। अब यहाँ आपके स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर है। ये पिक्चर को अगर आप देखोगे तो सुनामी में ऐसी लहरें निकलती है, ऐसी लहरें उठती है जो काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। और उसका रीज़न क्या है वो आज हमें जानना है। तो हमने बात की थी अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक जब ओशन बेड के अंदर होता है तो उसके वजह से जो पानी की लहरें उठती है उसको हम सुनामी बोलते हैं। अब ये लेंथ जो होती है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव लेंथ होती है, वेव्स होती है, सॉरी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ओशन बेड के अंदर यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ। स्टक एरिया रैप्चर्स रिलीजिंग एनर्जी इन एन अर्थक्वेक। अब उसकी इफेक्ट यहाँ उसके ऊपर जो पानी है वहाँ पे होगी, वो वाइब्रेशन चालू होगा। अब ये वाइब्रेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसकी लेंथ ऐसी बढ़ती जाएगी और उसको हम बोलते हैं सुनामी। और भी यहाँ पे स्लाइड है, हम देखते हैं कि ये देखिए यहाँ पे क्लियरली पता चल जाता है ये फॉल्ट लाइन है। अब इसकी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ। अब इसको हम फोकस बोलेंगे और उसके ऊपर वाले अर्थक्वेक के उसमें हम उसको बोलेंगे एपिसेंटर, जो हमने अर्थक्वेक के बारे में जब हमने डिस्कस की थी तब हमने देखा था। अब ये वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन स्प्रेड होता है। ये इस तरह से स्प्रेड होता है कि उससे वेव्स बनती है। अब ये वेव्स जैसे जैसे शोर किनारे के पास जाती है वैसे वैसे बड़ी हो जाती है और वो रीजन में जो कुछ भी है वहाँ पे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पे आप जान देख सकते हैं ये कि किस तरह से वेव्स आगे बढ़ती है और इसकी लेंथ जो है वो बड़ी हो जाती है। और इस तरह से जो सिनारियो होता है उसको हम बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सुनामी। अब यहाँ पे मैंने और भी एक आपको एक दिखाया है कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि जब भी आप वीडियो देखेंगे आप नोटबुक साथ में लेके बैठेंगे, नोटबुक और पेन, तो हम जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने नोटबुक और पेन साथ में लिया ही होगा। अगर नहीं लिया है तो आपको मैं और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने नोटबुक और पेन को साथ में रखें। अब यहाँ पे सुनामी का व्हाट इज़ सुनामी ये डिस्क्राइब किया है। तो सुनामी इज़ अ सीरीज ऑफ ओशन वेव्स that are generated by large movements or other disturbance on the ocean's floor. Such disturbances include volcanic eruption, landslide and underwater explosions.
But earthquakes are the most common cause. Tsunami can occur close to the shore or travel thousands of miles if the disturbance occurs in the deep ocean. The word tsunami is derived from a Japanese word translating into हार्बर वेव्स. हार्बर वेव्स को जापान में सुनामी बोला जाता है, यानी बड़ी सी वेव्स. तो ये आपको एक आपके नोटबुक में मेंशन कर देना है कि आपको इससे पता चले कि सुनामी क्या है, और आप उसको कभी भी नोटबुक में लिखा हो तो उसको रिफ़र कर सकते हैं. तो सुनामी आने के बहुत सारे रीजंस है. उसमें से एक अर्थक्वेक भी है जो ओशन बेड में होता है, और अगर कोई लैंडस्लाइड हो और बड़ा सा लैंड पीस ओशन में जाके गिरे तो भी सुनामी आ सकता है. और अगर कोई आइसबर्ग फॉल होके ओशन में गिरे तो भी सुनामी आ सकता है. कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो और उसके वजह से जो ट्रेमर प्रोड्यूस होते हैं तो भी सुनामी आ सकता है. बट अर्थक्वेक इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर सुनामी, फॉर अकरेंस ऑफ द सुनामी. अब यहाँ पे एक स्मॉल पिक्चर है. अगर ये पिक्चर को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे फॉल्ट प्लेट है. अब यहाँ पे जब वाइब्रेशन होगा तो पहले पानी कहाँ तक पहुँचा है, यहाँ तक. फिर अब यहाँ से वेव्स बनना चालू होती है. अब वेव्स जो है वो किस तरह से पहले पीछे की साइड जाती है और फिर किस तरह से वो आगे की साइड डायरेक्शन में ट्रैवल करती है. फाइनली जब एक्सट्रीम लेवल पर होती है तो उसका डिस्टेंस देखिए, इतना उसने कवर कर लिया. और इस तरह से सुनामी जो होती है वो जो सी शोर होता है वहाँ पे अटैक करती है. इस तरह से उसकी इफ़ेक्ट होती है. अब टेक्स्ट बुक में हम जानते हैं कि भाई किस तरह का डेफिनेशन है. तो ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन, ये डेफिनेशन है, ये आपको नोटबुक में लिख देनी है. ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन, VOLCANIC, volcanic eruption, ERUPTION, eruption or earthquake on the sea floor, high oceanic, OCEANIC, oceanic waves are created, they are known as tsunami. तो ये डेफिनेशन है सुनामी की, ये आपको लिख देनी है नोटबुक के अंदर. दे आर हाई एंड हैव अनइमेजिनेबल लेंथ. इसकी लेंथ जो होती है वो अनइमेजिनेबल होती है, यानी बहुत लंबी होती है. देयर लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 700 to 1600 किलोमीटर. 700 किलोमीटर से लेके 1600 किलोमीटर तक की उसकी लेंथ होती है. These waves travel with a great speed and force. By the time they reach the coast, they attain great height and power, which causes a great deal of destruction in the coastal region. जैसे जैसे ये वेव्स ओशन कोस्ट की तरफ आती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कि जिस तरह से ये किनारे की तरफ आती है वैसे वैसे उसका पावर बढ़ता जाता है और उसकी हाइट भी बढ़ती जाती है. देखिए, और फिर जब ये यहाँ पे फॉल होगी तो यहाँ पे जो कुछ भी है वो डैमेज हो जाएगा, इसमें जान भी जा सकती है. इट वॉज विटनेस ऑन 11th March 2011 इन जापान. 2011 में जापान में ऐसी सुनामी आई थी. स्ट्रॉन्ग वायलिंग विंड्स ऑल्सो क्रिएट बिग एंड स्ट्रॉन्ग वेव्स. Once the storm gets over, these waves become tall with a high wavelength which can travel great distances. जैसे ही स्टॉर्म ख़त्म होगा ये वेव्स धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, और जैसे आगे बढ़ेगी इसकी हाइट लेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी. Such waves causes a great deal of destruction in the coastal regions. Hence, they are known as the destructive waves. All times rock falls, ice falls or underwater landslides or slumps can generate displacement of water to create a tsunami. तो ये सब सुनामी आने के रीज़न है कि अंडर वाटर कुछ भी एक्टिविटी होती है, या तो ऊपर से कोई बड़ा सा आइस पीस या तो लैंड पीस ओशन में गिरता है, तो इस तरह से सुनामी क्रिएट होती है. अब हम बात करने वाले हैं फ्लड की. तो फ्लड क्या है? तो एक्सेस वाटर ऑफ द रिवर क्रॉस द बैंक एंड एंटर इनटू रेसिडेंशियल एरिया, दैट इज कॉल्ड फ्लड. तो फ्लड जनरली विंटर मानसून में आता है. अभी जैसे 2020 चल रहा है और ये जुलाई मंथ चल रहा है,
अब यहाँ पे बिहार और आसाम में काफ़ी फ्लड वाली सिचुएशन है, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है वहाँ पे एवरी ईयर स्प्रेड फ्लड, और फ्लड की इफ़ेक्ट भी बहुत डेंजर होती है। वो टाइम पे पूरे रेसिडेंशियल एरिया में पानी भर जाता है, और फ्लड के पानी रिवर्स होने के बाद बहुत सारे एपिडेमिक्स भी आ सकते हैं, और ऐसा बहुत बार हुआ भी है। तो हैवी रेनफॉल की वजह से फ्लड आता है। कभी कोई अगर डैम हो, मल्टीपर्पज़ डैम, अगर वो ब्रेक डाउन हो जाए तो भी ऐसी इफ़ेक्ट होती है। जैसे मोरबी में मच्छू डैम जब 1979 में ब्रेक हुआ था, तब वहाँ पे फ्लड आया था और बहुत सारे लोग मर गए थे। वैसा ही फ्लड नॉर्थ इंडिया में गंगा यमुना रिवर में 1978 में आया था। सूरत की तापी रिवर में 2006 में ऐसा फ्लड आया था। मैं सूरत से ही हूँ बेसिकली, तो आई वॉज विटनेस ऑफ दैट फ्लड। वी वर लिव्ड 4 days ऑन आवर टेरेस, एंड ऑल द region covered with water of height 8 to 11 feet। और कोसी रिवर बिहार में 2008 में फ्लड आया था। तो फ्लड एक्चुअली है क्या, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पे ऊपर लिखा है होल सिटी इज फ्लडेड। तो फ्लड में पूरी सिटी में ऐसे पानी भर जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि दूर दूर तक पानी है। अब अ फ्लड इज एन ओवरफ्लो of an expanse of water. Flooding may result from the volume of water within a body of water such as river। फिर ये आपको नोटबुक में मेंशन कर देना है कि व्हाट इज फ्लड। तो फ्लड इज अ स्टेट ऑफ हाई वाटर लेवल अलोंग अ रिवर चैनल और ऑन द कोस्ट दैट लीड्स इन inundation of land which is not usually submerged। Or floods can form where there is no stream, as for example when abnormally heavy precipitation falls or flat terrains at such a rate that the soil cannot absorb the water or the water cannot run off as fast as it falls। तो इसका सीधा सीधा रीज़न है कि ट्रीज, जहाँ पे ट्रीज कम होते हैं वहाँ पे फ्लड आने के चांसेस बहुत होते हैं। यहाँ पे एक और पिक्चर है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लड आने के रीजंस क्या है। तो हैवी रेनफॉल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अब फ्लड में क्या हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए, तो फूड स्टोरेज होना चाहिए, मोबाइल के जो पावर बैंक्स है वो चार्ज होनी चाहिए, बैटरी सेल्स होने चाहिए हमारे पास। फ्लड वाटर को यूज़ नहीं करना चाहिए, फ्लड के टाइम पे आउटसाइड घूमना नहीं चाहिए। ये सब उसके प्रिकॉशन मेथड है। अब टेक्स्ट बुक में क्या है, तो ये डेफिनेशन है, आपको लिखनी है। द फ्लो ऑफ एक्सेस वाटर इन अ रिवर इज कॉल्ड फ्लड। रिवर में जो ज़्यादा पानी आता है उसको फ्लड बोलते हैं, जब वो बैंक को क्रॉस करके सिटी एरिया में एंटर होता है। फ्लड अकर्स ड्यू टू टू रीजंस। फर्स्ट, हैवी रेन इन द अपर कोर्स ऑफ अ रिवर, यानी रिवर जहाँ पे ओरिजिनेट होती है वहाँ पे अगर हैवी रेन हो तो फ्लड आ सकता है। एंड इफ अ डैम ऑन रिवर ब्रेक्स, फ्लड अकर्स इन द लो लेइंग एरियाज ऑन द रिवर बैंक। या तो जो कोई डैम है अगर वो ब्रेक हो गया तो उसके बाद वाले जो एरिया है वहाँ पे फ्लड आ सकता है, और बहुत ही डिस्ट्रक्शन होता है फ्लड के टाइम पे, बहुत ही परेशानी होती है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है फेमिन के बारे में। अब यहाँ पे एक्सेस वाटर है, यहाँ पे बिल्कुल वाटर नहीं है। तो स्कैंटी रेनफॉल लीड्स टू द ड्राइंग अप ऑफ द ग्राउंड वाटर एंड शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर। दिस कंडीशन इज नोन एज फेमिन। The condition of famine occurs in a case of scanty rainfall or no rainfall for 2 to 3 years successively। यानी 2 या 3 या 4 साल तक अगर रेनफॉल नहीं होता है और पूरा एरिया ड्राइड अप हो जाता है और फूड की जो शॉर्टेज क्रिएट होती है उसको बोलते हैं फेमिन। द पॉसिबिलिटी ऑफ फेमिन इज़ लेस इफ़ वी प्लांट मोर ट्रीज। तो ट्रीज जो है वो बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स का सॉल्यूशन है, तो हमें इसके बारे में हमेशा ध्यान देना चाहिए। अब फेमिन में हालत क्या हो जाती है, तो देखिए, तो ये लड़के को आप देखिए कैसी उसकी हालत है।
ये जो व्हाट इज़ फेमिन है ये आपको नोटबुक के अंदर लिखना है. फेमिन रिफर्स टू द सिचुएशन इन विच मैनी पीपल डाई टू सेवियर फूड शॉर्टेज. हंगर और मेल न्यूट्रिशन की वजह से जब लोग मर जाते हैं उसको फेमिन की सिचुएशन बोलते हैं. अब यहाँ पे देखिए, when 20% of the population experiences extreme food shortages, when the acute malnutrition rate exceeds 30%, when the death rate exceeds two people per day per 10,000 people, that is called famine. तो ये है famine. अब यहाँ पे famine की जो फेज़ है, पहले फेज़ में क्या होता है, सेकंड फेज़ में क्या होता है, ये लिखा है. अब ये जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है. तो फर्स्ट फेज में मोर देन 4 in 5 हाउस होल्ड आर एबल टू मीट एसेंशियल फूड एंड नॉन फूड नीड्स विदाउट एंगेजिंग इन एंटीपिकल अनसस्टेनेबल स्ट्रेटजीज टू एक्सेस फूड एंड इकोनॉमी. फिर फेज 2 जो है वहाँ पे स्ट्रेस होता है. फिर फेज 3 में क्राइसिस होते हैं. फिर फेज 4 में गवर्नमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है. और फिफ्थ फेज जब होता है, जब खाने को मिलता ही नहीं है, उसको फैमिन की सिचुएशन बोलते हैं. तो ये है फेज जिसको भी आप पढ़ सकते हो. अब जनरली फैमिन वर्ल्ड में कहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो ये एक मैप के थ्रू हम देख सकते हैं कि अफ्रीका का जो रीजन है वहाँ पे ज़्यादातर ये फैमिन देखने को मिलता है. ये अफ्रीकन फैमिन का मैप है. इसके प्लेसेस है जहाँ पे ये फैमिन देखने को मिलता है, जैसे जाम्बिया, इथोपिया, इरेथ्रिया, अंगोला, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, स्वाजीलैंड. तो ये सब रीजन है जहाँ पे फैमिन उन्होंने फेस किया है. तो ये था फैमिन. अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो साइक्लोन के बारे में बात करेंगे. ये है साइक्लोन. तो पहले साइक्लोन की डेफिनेशन लिख दीजिए कि द सिंपल मीनिंग ऑफ साइक्लोन इज एयर विच ब्लोज एट अ ग्रेट स्पीड. तो साइक्लोन का मेन जो सिंपल मीनिंग है कि जो स्पीड से एयर ब्लो होती है वो है. इट कैन बी कॉल्ड अ स्टॉर्म और वायरल विंड. द कोस्ट एरियाज ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस साइक्लोन एवरी ईयर. द ईस्टर्न कोस्ट especially experiences it every year. The adjacent regions also feel the effect of cyclones when it is at its highest intensity. However, these winds affect a limited area for a limited period of time. तो साइक्लोन में जब साइक्लोन आता है तब उसकी इफ़ेक्ट रहती है. जब साइक्लोन चला जाता है तो उसकी इफ़ेक्ट रिड्यूस हो जाती है, पर जो डिस्ट्रक्शन होता है वो काफ़ी होता है. अब यहाँ पे ये आपको पहले नोटबुक में लिख देना है कि साइक्लोन क्या है. तो ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म कॉस्ड बाय विंड्स ब्लोइंग अराउंड अ सेंट्रल एरिया ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब साइक्लोन की एवरेज स्पीड क्या होती है, तो द एवरेज स्पीड ऑफ साइक्लोन इज 200 to 280 किलोमीटर पर आवर. अब इसको फील करना है तो एक ऑब्जर्वेशन कीजिए कि अगर आप बाइक पे या कार में कहीं पे जा रहे हैं, 100 की स्पीड के ऊपर अगर आपने विंडो कार की ओपन की और जो आपको फील होता है, अब ये आपको जज करना है कि 200 और 280 की स्पीड पे आपको क्या फील होगा. द एवरेज स्पीड ऑफ अ टोर्नेडो इज 48 to 112 किलोमीटर पर आवर. The highest speed of cyclone ever recorded was 4,408 km per hour. The highest speed of tornado ever recorded was 511 km per hour. तो आप सोचिए कि ये स्पीड में जब साइक्लोन आएगा तो क्या सिचुएशन होगी. अब यहाँ पे ये एक डिस्क्रिप्शन है कि किस तरह से साइक्लोन बनता है. साइक्लोन जनरली जो होते हैं वो ओशन में बनते हैं कि जब कोल्ड एयर और हॉट एयर जो एटमॉस्फेरिक सिचुएशन बनती है तब ये साइक्लोनिक सिचुएशन क्रिएट होती है. तो नीचे वाली एयर जब ऊपर के साइड जाती है और ऊपर के साइड ऑलरेडी कोल्ड एयर है,
जो नीचे की साइड प्रेशर बनाती है उसकी वजह से जो हॉट एयर है वो अपनी मूवमेंट वहाँ पे ही चालू कर देती है और उसकी वजह से साइक्लोन क्रिएट होता है और ये ज़्यादातर ओशन में ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि ये वाली जो है, ये वाली जो है वो हॉट एयर है यहाँ पे, और ये ऊपर वाली कोल्ड एयर है। अब ये जो है वो क्लॉकवाइज चालू होती है ऐसा घूमना, और इस तरह से उसका एक फॉर्म बनता है जिसको हम साइक्लोन बोलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये साइक्लोन की आई है जहाँ से वो प्रोड्यूस होता है, और उसके साइड वाली जो है उसकी आई वॉल है, आप देख सकते हैं क्लियरली। तो इस तरह से साइक्लोन को स्टडी किया जाता है। पर साइक्लोन के बारे में हमारे पास जो आज की टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से हम साइक्लोन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी ये सेम है, मैंने जो अभी आपको बोला कि आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि हॉट एयर है, हॉट एयर जो है वो ऊपर की साइड ट्रैवल कर रही है, ऊपर से कोल्ड एयर का प्रेशर आता है और इसकी वजह से हॉट एयर वहाँ पे ही रिवॉल्व होना चालू हो जाती है और इसकी वजह से साइक्लोन की सिचुएशन बनती है। ये आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल जाता है कि साइक्लोन किस तरह से बनता है। यहाँ पे भी वही है कि वार्म एयर है जो ऊपर जाएगी, ऊपर से कोल्ड एयर है नीचे आएगी, एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं और इसकी वजह से साइक्लोन क्रिएट होता है। अब साइक्लोन के अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम है, वो लिस्ट मैंने यहाँ पे रखी है आपके लिए। तो नॉर्दर्न इंडियन ओशन में जो साइक्लोन क्रिएट होते हैं तो बांग्लादेश में उसको ओनिल, अग्नि, निशा, गिरी ऐसे नाम से जाना जाता है। इंडिया में अग्नि, आकाश, बिजली, जल इस तरह से जाना जाता है। मालदीव्स में हिबारू, गोनू, एला, केला, म्यांमार में प्यार, यमीन, फियान, थाने, ओमान में बाज, सिदर, वाड, मुरजन, पाकिस्तान में फानूस, नरगिस, लैला, नीलम, श्रीलंका में माला, रश्मि, बंदू, वियारू और थाईलैंड में मुग्धा, खाईमुक, फेट, फैलिन। इस तरह से उनको अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। तो ये डिटेल भी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। अब इसके बारे में जो नेक्स्ट डिज़ास्टर है वो है फॉरेस्ट फायर। तो अभी अमेज़न के फॉरेस्ट में जो फायर हुआ था उससे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था, वो न्यूज़ भी अगर आपने देखी हो। तो फॉरेस्ट फायर किस तरह से क्रिएट होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि जब ट्रीज की जो टहनी है वो आपस में जब टकराती है, यहाँ पे आप देखिए, तो एक फोर्स क्रिएट होता है, उसके वजह से लाइट अप हो जाता है फायर। फिर उसके अंदर वो ड्राई होने की वजह से वो स्प्रेड होता है। फिर अगर कहीं पे बॉन फायर है और आपने उसको जलता छोड़ दिया तो भी वो फॉरेस्ट फायर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अगर जब ज़्यादा समर हो तब हॉट आइटम्स जो है वो फॉरेस्ट के आजू बाजू होते हैं उसकी वजह से होता है। फिर मानसून के टाइम पे जब थंडर लाइट होती है उसकी वजह से होता है। और ये सब रीज़न है जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर स्प्रेड होता है। कभी कभी फॉरेस्ट फायर हमारी मिस्टेक की वजह से भी स्प्रेड होता है कि जब हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं और किसी को अगर स्मोकिंग हैबिट है और उन्होंने कोई सिगरेट जलती हुई डाल दी तो भी वो फॉरेस्ट फायर में कन्वर्ट हो जाती है। आप ये देखिए पूरा पिक्चर कि फॉरेस्ट फायर जब होता है तो वो कैसा दिखता है। अब फॉरेस्ट फायर की इफ़ेक्ट क्या है, तो फॉरेस्ट इकोनॉमी सिस्टम डैमेज होती है, चेंज इन लैंडस्केप में बदलाव आता है। इफ़ेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है जिससे जो ट्रीज़ है वो अपना खाना बनाते हैं उसके ऊपर इफ़ेक्ट आती है। इफ़ेक्ट ऑन फूड वेब, जो फूड चेन है उसके ऊपर इफ़ेक्ट आती है। सीड कैपेसिटी, न्यू रिक्रूट्स, loss of a valuable timber resources, degradation of catchment area, loss of biodiversity, loss of wildlife, loss of natural regeneration and reduction in forest cover। तो ये फॉरेस्ट फायर की वजह से सब प्रॉब्लम आते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि
फायर कैचअप करने के कैसे रीजंस होते हैं। तो इलेक्ट्रिक वायर से अगर देखने जाए तो 4.5% है। डेलिबरेट फायर 2.12%, अननोन रीजन 29.5% है। फिर लोकोमोटिव रिलेटेड फायर, ये जो फायर है वो 29.20% है। एस्केप फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया वो 1.6% है। लाइटिंग इंड्यूस्ड यानी थंडर लाइट की वजह से जो फॉरेस्ट फायर होते हैं उसके परसेंटेज 5.47% है। एंड स्लेश बर्निंग के परसेंटेज 28.59% है। तो इस तरह से पूरे फायर को एक डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे भी आप इफेक्ट देख सकते हैं। लॉस ऑफ वैल्यूएबल टिम्बर रिसोर्स, डिग्रेडेशन ऑफ कैचमेंट एरिया। कसिस ऑफ फायर में आप देख सकते हैं कि causes of forest fire can be divided into two broad category: environmental, which are beyond control, and human related, which are controllable. तो environmental जो होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, पर जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो फॉरेस्ट फायर होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड अदर फैक्टर्स कॉज फॉरेस्ट फायर। इट कॉजेज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डैमेज टू द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। और इससे बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में जो फॉरेस्ट फायर हुआ था उसमें बहुत सारे एनिमल्स मर गए थे। तो ये एक डैमेज होता है। जान सबको प्यारी होती है, अगर आपको कहीं पे एक मैस्टिक लग जाए तो आप कितना चिल्लाते हो, तो ये पूरी बॉडी जलती है तो कितना पेन होता होगा। फिर इतनी सारी वेजिटेशंस डैमेज हो जाती है, कितने इंसेक्ट्स बर्ड्स इसके अंदर डैमेज हो जाते हैं। तो नेचुरली जो होता है उसको तो हम रोक नहीं सकते, पर हमारी मिस्टेक की वजह से फॉरेस्ट फायर ना हो वो हमें ध्यान रखना है। और लास्ट में है लैंडस्लाइड। तो ये देखिए पिक्चर लैंडस्लाइड का। ये जो माउंटेनियस रीजन होते हैं वहाँ पे ज़्यादा देखने को पूरा का पूरा लैंड पे स्लाइड होके नीचे रेसिडेंशियल एरिया में आ जाता है। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के लैंडस्लाइड भी दिखाए गए हैं। सीधा फॉल होना, टोपल होना यानी पीसीस में, फिर सीधा स्लाइड होना, फिर स्प्रेड होके गिरना, फिर सीधा फ्लो होना। तो ये अलग अलग टाइप के लैंडस्लाइड है। ये भी डिटेल आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। यहाँ पे भी ये पिक्चर में आप सेम देखेंगे कि किस तरह से लैंड पीस है वो मेन पीस से डिवाइड होके नीचे वाले रीजन में गिरता है। यहाँ पे भी आप देखिए। तो ये ज़्यादातर लैंडस्लाइड का जो इंसिडेंट होते हैं वो मॉनसून सीज़न में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि माउंटेन के ऊपर जो लैंड है उसकी क्रैक में पानी आ जाता है और उसकी वजह से पूरा का पूरा लैंड पीस नीचे आ जाता है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से ये लैंडस्लाइड हो जाते हैं। तो ये डेफिनेशन है एक लैंडस्लाइड की कि द लैंडस्लाइडिंग ऑफ लार्ज मास ऑफ रॉक मटेरियल, सॉइल एक्सेट्रा डाउन द स्लाइड ऑफ माउंटेन और क्लिफ इज टर्म्ड एज लैंडस्लाइड। टू फैक्टर कॉसेज लैंडस्लाइड: एक्सेसिव रेनफॉल और एन अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड होता है, या तो एक्सेसिव रेनफॉल जब होता है तब होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द रेनी सीजन द रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इन कोनाक गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू लैंडस्लाइड। तो जब रेनी सीजन होता है वहाँ पे कोंकण रेलवे लाइन जो है गोवा के साइड वाली, वहाँ पे ज़्यादातर लैंडस्लाइड की वजह से पूरा का पूरा रेलवे रूट जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो ऐसे बहुत सारे, यहाँ पे भी हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। हाँ, पर अगर आप ज़्यादा ट्री ग्रो करोगे तो ट्री के जो रूट्स है वो सॉइल पार्टिकल को कैच करके रखते हैं और उसकी वजह से हैवी रेन का इफेक्ट कम हो जाता है। फ्लड से हम बच सकते हैं, फेमिन से हम बच सकते हैं, लैंडस्लाइड से हम बच सकते हैं। तो जितने से ज़्यादा हम अगर जितने ज़्यादा अगर हम ट्री ग्रो करेंगे तो उससे हमारे अर्थ और हमारी लाइफ उतनी प्रोटेक्टेड रहेगी। तो ये है आपका चैप्टर 5। यहाँ पे ये टेबल मैंने आपको दिया है, ये आपको नोटबुक में लिखना है और ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। तो बहुत सिंपल चैप्टर है, जीएससीबी टेक्स्ट बुक में इतनी ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है। ये जो पिक्चर्स आपने देखे इतने पिक्चर्स भी आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। और क्वेश्चन आंसर भी काफ़ी सिंपल है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आए तो आप मुझे टेक्स्ट करके अपने क्वेश्चन
पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे इसको शेयर करना है। इसकी लिंक को भी आपको शेयर करना है। और कोई भी क्वेरी हो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।